हेलो दोस्तों। पृष्ठीय रसायन लेसन का एक भाग आज पूरा होने जा रहा है। अधिशोषण जो पार्ट था आज कंप्लीट हो जाएगा। इसका लास्ट एपिसोड पढ़ रहे हैं, एपिसोड नंबर है 6, जिसका नाम है अधिशोषण के अनुप्रयोग। मतलब अधिशोषण कहां कहां काम में आता है। तो इसको मैं शुरू करने जा रहा हूं। आपके सामने मैंने सारे अनुप्रयोग लिख दिए हैं, वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला कह रहा है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में अधिशोषण का अनुप्रयोग कैसे किया जाता है, इधर ध्यान दें कि ये मेरे पास एक पात्र था, इसके अंदर गैसें पड़ी थी। निर्वात उत्पन्न करने का मतलब होता है इन गैसों को बाहर निकाल देना। तो मैंने यहां पर एक निर्वात पंप लगा करके इन गैसों को बाहर निकाला, लेकिन कुछ गैसें अभी भी रह गई, सारी गैसें नहीं निकली। ठीक है, निर्वात पंप से गैसों को बाहर निकाला, लेकिन फिर भी कुछ गैसें रह गई। अब इनको भी हटाना है तो मैं इसके अंदर क्या मिला दूंगा, चारकोल। क्या मिला दूंगा, चारकोल, जो किसका काम करेगा, अधिशोषक का। जब मैं चारकोल मिला दूंगा तो ये जो गैसें हैं, मैं इन गैसों को अलग कलर से दिखा देता हूं। ये जो गैसें हैं, थोड़ी बहुत जो गैसें बच गई थी, वो इस चारकोल पाउडर पर जो है, इस चारकोल के ऊपर ये गैसें जो है वो क्या हो जाएंगी, इस पर अधिशोषित हो जाएंगी, इस चारकोल पर अधिशोषित हो जाएंगी और नीचे बैठ जाएंगी, जिससे जो है इस पात्र के अंदर पूरी तरीके से गैसें हट जाएंगी। तो इसी को कहते हैं उच्च निर्वात उत्पन्न करने में अधिशोषण का अनुप्रयोग हो गया। वैसे तो निर्वात उत्पन्न करने के लिए निर्वात पंप का उपयोग किया जाता है। ये क्या था, निर्वात पंप। लेकिन पूरी तरीके से गैस हटानी है तो चारकोल डाल करके गैसों को चारकोल पर अधिशोषित करना है, जिससे पात्र से गैसें हट जाएंगी। चलिए, एक बात होगी उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। दूसरा है गैस मास्क बनाने में। दोस्तों, आप जो मास्क बनाते हैं तो क्या किया जाता है, उसके अंदर इस तरीके से मास्क होता है, यहां पर उसके अंदर चारकोल लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, चारकोल, जिससे वो गैस जब मास्क को अपने मुंह पर इस तरीके से लगाता है तो क्या हो जाता है कि अब मुंह के ऊपर क्या आ गया, चारकोल आ गया। ठीक है, मास्क के अंदर लगा हुआ है। अब जो गैसें होती है वायुमंडल के अंदर, जो जहरीली गैसें होती है, वो जब अंदर जा रही होती हैं तो वो चारकोल पर क्या हो जाती हैं, अधिशोषित। ठीक है, और गैसें वहीं चारकोल पर रुक जाती हैं, जो जहरीली गैसें होती हैं, और शुद्ध वायु जो है वो अंदर जाती है, जिससे जो है सांस की समस्या नहीं होती। जो खानों में काम करते हैं व्यक्ति, जहां पर जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं, वो एक मास्क लगा करके रखते हैं। वो मास्क के अंदर जो है वो चारकोल लगा होता है, जो जहरीली गैसों को अपने ऊपर अधिशोषित कर देता है, और अंदर की तरफ ना मुंह में या नाक में जो गैस जाने देता है, वो कैसे जाने देता है, शुद्ध वायु जाने देता है। तो वहां पर भी आपने देखो चारकोल लगा करके गैसों को अधिशोषित किया है। तो अधिशोषण जो है वो क्या किया जाता है, अधिशोषण सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तो ये क्या करता है, यहां पर अपने लिखेंगे कि जहरीली गैसें जो है वो चारकोल पर अधिशोषित हो जाती है। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट देखो, व्याधियों के उपचार में। व्याधि क्या होती, बीमारी। बागड़ी में कहते भी हैं कि व्याधि है कितने, है ना, तो वो व्याधि क्या होती, बीमारी। तो बीमारी के उपचार में भी अधिशोषण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। कैसे कि आपके पास मान लो कोई चोट लगी, आपकी बॉडी पर चोट लगी, घाव हो गया, तो अब ये घाव अगर खुला रहेगा तो क्या होगा कि इसके अंदर कीटाणु इस घाव के माध्यम से होकर के जो है बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, एक क्रीम लगा देते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरोलिन। तो बोरोलिन लगा लेते हैं। तो अब क्या हो गया, मान लो जल गया या कट गया, तो वो क्रीम आपने लगा ली, तो वो क्रीम क्या करेगी, जो जीवाणु है या जो कीटाणु है, जो रोग कारक है, उनको अपने ऊपर अधिशोषित कर लेगी, यही रोक लेगी, अंदर नहीं जाने देगी। तो यहां पर भी जो है अधिशोषण का सिद्धांत काम में आ रहा है कि जो क्रीम लगाई जाती है वो क्रीम क्या करती है कि जीवाणुओं कीटाणुओं को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेती है। तो ये व्याधियों के उपचार में भी हो गया। ठीक है, चलो आप यहां पर लिख लेना कि कीटाणुओं को, कीटाणु में आपके पास जीवाणु, कवक जो सारे हैं वो सारे आ जाते हैं। इनको क्या कर लेता है, कौन, जो क्रीम है वो अपने ऊपर अधिशोषित कर लेती है। बस इतना लिख देने से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। चलिए, एक है आपके पास झाग पलवन प्रक्रम में, चौथा पॉइंट आ गया।
झाग पलवन प्रक्रम में क्या होता है कि यहाँ पर एक पात्र होता है, आप इनको एक्चुअली क्या एक चीज और देखना बच्चों कि ये बातें हो सकता है कि कोई बात आपके ऊपर से निकल जाए, बाउंसर निकल जाए कोई, लेकिन आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें, ये चीज है आपके पास, ये है, ये आप सारी चीजें आगे पढ़ेंगी, ठीक है? तो इसलिए आपको धीरे धीरे और समझ में आ जाएगी। कोई चीज अगर रह जाती है कि यार ये क्या था, ये प्रक्रिया कहाँ होती है, तो ऐसे घबराना नहीं है, वो अपने आप आएगी बाद में। झाग पलवन प्रक्रम का क्या मतलब है? देखो यहां पर क्या है कि अपने पास अयस्क पड़ा है जो पानी के पेस्ट के अंदर भरा हुआ है। अयस्क क्या होता है? धातु जो विभिन्न अशुद्धियों के साथ होती है उसको हम अयस्क कहते हैं। तो ये अपने पास अयस्क है, धातु अयस्क है, ठीक है? ये जो मैंने ब्लैक कलर के साथ बनाया है ये क्या है? धातु अयस्क है, जिसके साथ रेत, मिट्टी, कंकड़ है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूं कि ये जो मैंने ब्लैक कलर में बनाया है ये क्या है मेरे पास? सल्फाइड अयस्क। अयस्क भी कौन सा है? सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क मतलब इसमें धातु के साथ में किसकी अशुद्धि है? सल्फर की अशुद्धि है, ठीक है? अब मुझे इस सल्फाइड अयस्क को अलग करना है रेत, मिट्टी, कंकड़ से। इसके साथ जो अशुद्धियां हैं उनसे मेरे को अलग करना है। तो मैं इसके अंदर क्या डालता हूं? चीड़ का तेल डालता हूं, चीड़ का तेल, और एक पलवन कारक भी डालता हूं। जैसे मैंने ये पलवन कारक और चीड़ का तेल डाला तो ये जो अयस्क है वो इसके साथ क्या हो जाएगा? अधिशोषित हो जाएगा। अयस्क और ये जो चीड़ का तेल और जो पलवन कारक है ये चिपक जाएंगे। और जो पलवन कारक का मतलब होता है तैराने वाला, पलवन कारक का मतलब क्या होता है? तैराने वाला। तो ये इसको क्या करेगा? यहां से तैरा करके ऊपर सरफेस पर, सतह पर ले आएगा, इसको तैरा करके ऊपर ले आएगा, इसको अपने साथ चिपका करके तैरा करके ऊपर ले आएगा और अशुद्धियां जो है यहां पर नीचे बैठ जाएंगी। तो ये है झाग पलवन प्रक्रम। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो आपने लिखना तो पड़ेगा, पेपर में आ गया तो क्या लिखोगे समझ में नहीं आया तो आप कहोगे कि झाग पलवन प्रक्रम में सल्फाइड अयस्कों को चीड़ का तेल और पलवन कारक अपने साथ अधिशोषित करके सतह पर ले जाता है और रेत, मिट्टी, कंकड़ नीचे रह जाते हैं। तो झाग पलवन विधि में भी अधिशोषण सिद्धांत का काम लिया जा रहा है, ठीक है? तो यहां पर भी ये चीज हो गई। फिर आता है कपड़ों की रंगाई में। देखो बच्चों, जब आपने कोई कपड़ा रंग करवाया जाता है तो क्या किया जाता है कि सीधा कपड़े को रंग के साथ गर्म किया जाता है तो कपड़ा रंग को पकड़ता नहीं, ठीक है? तो क्या किया जाता है कि कपड़े के साथ फिटकरी डाल दी जाती है। फिटकरी क्या करती है कि कपड़ों के रेशों में जमा हो जाती है और जो कपड़ा है अपना वो जब रंग के साथ गर्म किया जाता है तो वो फिटकरी क्या करती है? उस रंग को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेती है, जिससे उस कपड़े में रंग आ जाता है। तो कपड़ों के रंगने में भी किसका अधिशोषक के रूप में किसको काम में लिया जाएगा? फिटकरी को, ठीक है? फिटकरी के साथ और रंग के साथ गर्म किया जाता है तो रंग, फिटकरी पहले कपड़े के रेशों में जमा हो जाती है और उस पर रंग जो है वो अधिशोषित हो जाता है, जिससे कपड़ों की रंगाई हो जाती है। चलिए, फिर आपके पास एक चीज और आ गई कि नमी को हटाने में। नमी को हटाने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास अभी बारिश का मौसम है तो वायु में नमी काफी है। नमी मतलब पानी, ठीक है? नमी मतलब पानी, कि इसके अंदर पानी जो है वो हल्की हल्की बूंदे जो है जो हमें दिखाई नहीं देती है वो होता है, नमी होती है, जलवाष्प होती है। पानी किस रूप में होती है? जलवाष्प के रूप में होती है, ठीक है? तो उसको हटाने के लिए, नमी को हटाने के लिए भी आप अधिशोषण सिद्धांत काम में ले सकते हैं। मान लो ये आपके पास वायु है, ये वायु है, मैंने एक वातावरण बना लिया, ये वायु है, ठीक है? और इस वायु के अंदर क्या है? नमी है। नमी का मतलब है कि इसके अंदर पानी है। तो ये क्या किया कि मेरे पास इसके अंदर ये मैंने नमी बना दी, ये क्या है? नमी है, ठीक है? मुझे इस नमी को हटाना है तो मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर सिलिका जेल प्रवाहित करूंगा। अब यहां पर रेड पेन से बनाया, ये क्या है? नमी, ठीक है? और ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया ये क्या है? वायु, ठीक है? तो इसका मतलब वायु के अंदर क्या हो गई? नमी। और मैंने इसके ऊपर किसका छिड़काव कर देना है? सिलिका जेल का छिड़काव कर देना है।
तो जैसे ही सिलिका जेल छिड़काव किया जाएगा तो ये सिलिका जेल पर जो नमी है वो सारी की सारी सिलिका जेल पर अधिशोषित हो जाएगी और नीचे बैठ जाएगी, जिससे जो है वायु में क्या हो जाएगा कि जो अपने पास जो मैंने सिलिका जेल डाला, इस सिलिका जेल के ऊपर नमी तो जो है यहीं पे इसके ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, नीचे यहीं पे जमा हो जाएगी, यहीं पे जमा हो जाएगी नमी तो सारी, और ऊपर जो है वायु नमी रहित हो जाएगी, वायु जो है इससे नमी हट जाएगी और ये देखो ये जो वायु है ये शुद्ध वायु होगी, इसमें नमी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से नमी को हटाने में भी अधिशोषण सिद्धांत का काम लिया जाता है। चलिए अब आ गया अधिशोषण सूचक के रूप में। सूचक क्या होता है? सूचक होता है इंडिकेटर। और इंडिकेटर क्या होता है कि आपके पास बाइक में इंडिकेटर लगा होता है कि आप इधर दबा देते हो, इधर वाले बाइक के पीछे ये वाला बल्ब जल रहा होता है, आपको पता लग जाता है इस साइड मुड़ना है, इधर वाला बल्ब जलने लग जाता है तो आपको पता लग जाता है पीछे वाले को भाई इसने इधर मुड़ना है। तो मतलब इंडिकेटर क्या करता है? सूचक जो है सूचना देता है। तो यहां पर भी सूचक जो है एक सूचना देगा कि यार अभिक्रिया हो गई है या नहीं हुई है, इस बात की सूचना देता है। तो अधिशोषण सिद्धांत का उपयोग भी सूचक के रूप में किया। सूचक जो है, कई सूचक जो है अधिशोषण सिद्धांत का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक मैंने अभिक्रिया करवाई सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड की, और अभिक्रिया करके बन गया AgCl, सिल्वर क्लोराइड बन गया और KNO3 बन गया। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये श्वेत अवक्षेप होता है, श्वेत अवक्षेप होता है। अवक्षेप अक्सर हमें जब भी अवक्षेप शब्द आता है तो हम आपको बताते होते हैं बच्चों कि जो चीज नीचे बैठ जाती है उसको हम अवक्षेप कहते हैं। अब आप ये सोचोगे नीचे बैठ जाने का मतलब नीचे तो बहुत सारी बैठ जाएगी, ऐसे लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं होता। अवक्षेप बहुत छोटे छोटे कण बन जाते हैं जो कई बार नीचे बैठ भी जाते हैं, कई बार तैरते भी रहते हैं। ठीक है, और अगर उसका श्वेत रंग है तो हो सकता है कि वो आपको स्पष्ट रूप से दिखे भी नहीं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई और AgCl का अवक्षेप बन जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो चम्मच भर भर के निकाल लो, इतना नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने क्रियाकारक लेकर के अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, तो अब ये श्वेत अवक्षेप बन गया, कई बार हमें पता नहीं लगता, तो इसकी सूचना हमें कैसे मिले, इसके लिए हम क्या मिला देते हैं, इसके अंदर या तो इयोसिन एक सूचक है। क्या है? सूचक है। कौन? इयोसिन, या फ्लोरोसिन भी होता है, फ्लोरोसिन। ठीक है, इयोसिन या फ्लोरोसिन जो है सूचक होते हैं, जो अगर इसके अंदर डाल दिए जाए तो ये AgCl इनको अपने ऊपर क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है, जिससे इसका श्वेत रंग जो है इनके रंग में बदल जाता है। तो अगर रंग आ जाएगा तो इसका मतलब अभिक्रिया हो रही है, और रंग नहीं आया तो इसका मतलब अभिक्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, तो रंग कब आएगा? जब AgCl बनेगा, क्योंकि AgCl बनेगा तभी तो इन इयोसिन और फ्लोरोसिन को अपने ऊपर अधिशोषित करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इयोसिन और फ्लोरोसिन को ये अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही, इसका पता लगाते हैं, मतलब इसकी सूचना देते हैं। चलिए, ये बात भी हो गई। चलिए, फिर एक दे रखा है कि रंगीन अशुद्धियों को दूर करने में। रंगीन अशुद्धियां मैंने आपको बताया था कि जो शर्करा का विलयन होता है, शर्करा का विलयन मतलब जो चीनी का विलयन होता है वो भूरे रंग का होता है, या किसी मतलब रंगीन होता है, भूरे रंग का होता है, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि ये कैसा होता है? रंगीन। और ये रंगीन किस वजह से होता है? क्योंकि इसके अंदर अशुद्धियां होती है। तो इस विलयन को अगर चारकोल के ऊपर से गुजारा जाए, किसके ऊपर से? चारकोल के ऊपर से, तो चारकोल के ऊपर से गुजरने के बाद में ये रंगीन अशुद्धियां जो है इस चारकोल पर जमा हो जाती हैं, अधिशोषित हो जाती हैं, और विलयन जो है वो कैसा बन जाता है? रंगहीन। ठीक है, तो इसके लिए फुलर अर्थ या मृदा का उपयोग भी किया जाता है, चारकोल या फुलर मृदा का उपयोग भी किया जाता है इन रंगीन अशुद्धियों को दूर करने में। ये रंगीन अशुद्धियां जो इस मृदा एक प्रकार की मृदा है, और चारकोल जो है इन पर क्या हो जाता है? अधिशोषित हो जाता है, और जो विलयन है ये रंगहीन हो जाता है, बिल्कुल मतलब रंगहीन विलयन बन जाता है। ठीक है, तो अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। रंगीन अशुद्धियों को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आपके पास बात आती है अक्रिय गैसों के पृथक्करण में। अक्रिय गैसों के पृथक्करण का क्या मतलब हुआ? अक्रिय गैसों के पृथक्करण का मतलब हुआ कि मान लो आपके पास हीलियम गैस जो है वो अक्रिय गैस है,
नियॉन गैस जो है वो अक्रिय गैस है, इनको अगर पृथक करना है तो आप क्या करो, इसको नारियल के चारकोल पर प्रवाहित करो। नारियल का चारकोल, ठीक है, ये अपने पास नारियल का चारकोल है, इसके ऊपर से गैसें प्रवाहित करेंगे ना, तो इन गैसों के इसके ऊपर अधिशोषित होने की प्रकृति अलग अलग होती है। एक तो वो होती हैं जो ज्यादा अधिशोषित होती हैं, एक वो होती हैं जिनकी अधिशोषित होने की प्रकृति कम होती है। तो जो ज्यादा अधिशोषित होगी वो पहले ही अधिशोषित हो जाएगी, और जो कम अधिशोषित होनी है वो बाद में अधिशोषित होगी, ठीक है। तो इस तरीके से दो पट्टियां बन जाएंगी जिनको अपने अलग अलग करके जो इन दोनों गैसों का पृथक्करण किया जा सकता है। तो अक्रिय गैसों के पृथक्करण में नारियल के चारकोल का उपयोग किया जाता है। फिर बात आती है विषमांगी उत्प्रेरण में। ये भी बहुत डिटेल से अगला ही टॉपिक है उत्प्रेरण, जिसमें आपने बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इन चीजों को। विषमांगी उत्प्रेरण क्या है कि जैसे आप की एक अमोनिया गैस बनाने की अभिक्रिया है कि N2 और 3H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया करवाओ तो आपके पास अमोनिया गैस का निर्माण होता है, 2NH3 अमोनिया गैस का निर्माण होता है। और इसके लिए जो है आप क्या करते हैं, Fe उत्प्रेरक काम में लेते हैं। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है, और Fe जो है वो ठोस है। तो क्रियाकारक तो गैसें हैं और उत्प्रेरक जो है वो ठोस है। तो इसका मतलब है ये कैसा उत्प्रेरण है, विषमांगी उत्प्रेरण है, क्योंकि इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है, उत्प्रेरक और अभिकारकों की भौतिक अवस्था अलग अलग है। यहां पर भी अधिशोषण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। क्या होता है कि ये जो गैसें है ना, पहले इस लोहे पर, ठोस लोहे पर जो है Fe पर ये जमा हो जाती हैं, अधिशोषित हो जाती हैं, अभिक्रिया करती हैं, फिर अलग हो जाती है उत्पाद के रूप में, और फिर ये जगह खाली हो जाती है, फिर दूसरी गैसें फिर जमा होती हैं, फिर अभिक्रिया करके अमोनिया बना लेती है और अमोनिया फिर अलग हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अधिशोषण के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है कि जो ठोस उत्प्रेरक होता है वो क्रियाकारक गैसों को अपने ऊपर जमा करता है, दोनों की अभिक्रिया होती है और फिर उत्पाद हट जाता है और फिर उत्प्रेरक जो है फिर खाली हो जाता है। तो यहाँ पर भी विषमांगी उत्प्रेरण में भी इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो ये चीजें हैं। एक जो है वो क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है, वर्ण लेखिकी के अंदर भी इस अधिशोषण का उपयोग किया जाता है। एक और बता रहा हूं, 11वां पॉइंट, क्या कि वर्ण लेखिकी, वर्ण लेखिकी, इसको एक क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इसके अंदर ये विधि है कि किसी मिश्रण में दो पदार्थ पड़े, उन दोनों को अलग अलग करना है, तो इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। और इस विधि में भी अधिशोषण का सिद्धांत काम में आता है। क्या किया जाता है कि एक जो है, इसको अपने फुल डिटेल से पढ़ेंगे आगे, कि एक जो है वो आप इस तरीके से नली ली जाती है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक अधिशोषक को भर दिया जाता है। मान लो कोई भी अधिशोषक जो है, मैं नली दोबारा बना रहा हूं, देखो ये थोड़ा साफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पहले। देखो बच्चों, मैंने क्या किया कि इसके अंदर एक नली बनाई इस तरीके से, क्रोमेटोग्राफी समझा रहा हूं, अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी है ये, ठीक है। इसके अंदर ये टैब लगी होती है, टोटी लगी होती है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, एक कोई अधिशोषक पदार्थ कांच के टुकड़ों के रूप में ऐसे भर दिया जाता है, ऐसे जैसे कांच के टुकड़े होते हैं ना, उस आकार में इसको तोड़ करके जो है इस नली के अंदर भर दिया जाता है। अब एक विलयन है, इस विलयन में दो चीजें पड़ी है। मान लो इस मेरे पास एक विलयन पड़ा है जिसके अंदर दो चीजें हैं। कौन कौन सी, एक तो ये कोई A पदार्थ है और एक मेरे पास कोई B पदार्थ है, ठीक है। रेड और ग्रीन दो बना दी ना, ये विलयन पड़ा है, मिश्रण पड़ा है। इस मिश्रण में से A और B को मेरे को अलग अलग करना है, लाल और ग्रीन को बने, रेड और ग्रीन को मैंने अलग अलग करना है। तो मैं क्या करूंगा कि इस मिश्रण को जो है इस अधिशोषक के ऊपर, ये जो मैंने ब्लैक कलर के ये गोल गोल जो भरे हैं, ये क्या है, अधिशोषक, अधिशोषक है, जिस पर अधिशोषण होता है वो है। तो अब ये जो दो पदार्थ है ना, A और B, इनका इस अधिशोषक पर जमा होने की प्रकृति अलग अलग है। एक तो वो है जो ज्यादा अधिशोषित होता है, एक वो है जो कम अधिशोषित होता है। मैं ये मानता हूं कि जो ग्रीन है उसके अधिशोषित होने की प्रकृति ज्यादा है। अधिशोषित होने की प्रकृति ज्यादा होगी तो जो ग्रीन है वो जैसे ही इसके ऊपर डालेंगे तो इन कांच के टुकड़ों में से ऐसे धीरे धीरे ये बहता हुआ नीचे आएगा। तो ग्रीन का तो इस पर अधिशोषित होने की प्रकृति ज्यादा है, तो इसलिए ये यहीं से ही जमा होना शुरू हो जाएगा और नीचे आते आते यहाँ तक तो आते आते ये पूरा इस पर अधिशोषित हो
जाएगा। यहां तक आते तो ये पूरा अधिशोषित हो जाएगा। लेकिन रेड के अधिशोषित होने की प्रकृति कम है, इसलिए वो चल करके कहां जाएगा, नीचे। नीचे आ जाएगा तो ये यहां तक आ गया, मान लो ये यहां तक आ गया, ठीक है, ये नीचे आ गया, ये लो, ये रेड जो है कलर वो नीचे आ गया। अब क्या करेंगे कि इस टूटी को खोल करके रेड जो अगर नहीं अधिशोषित हुआ तो ये टूटी खोलोगे तो रेड बह करके नीचे आ जाएगा और ग्रीन यहीं का यहीं रह जाएगा, क्योंकि ग्रीन का अधिशोषित होने की प्रकृति है, रेड की नहीं है। तो रेड तो अलग आ जाएगा, ग्रीन यहीं रह जाएगा। बाद में इसको अलग गर्म करके जो है ग्रीन को अलग कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से वर्ण लेख की विधि में अधिशोषक भर के अधिशोषण सिद्धांत का उपयोग करके दो मिश्रण में से दो पदार्थों को अलग किया जा सकता है। तो ये है आपके पास अधिशोषण के अनुप्रयोग, और ये हुआ आपका ये लेसन, मतलब लेसन नहीं, एक अधिशोषण पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपका रह गया उत्प्रेरक टॉपिक। उत्प्रेरक टॉपिक की एक ही वीडियो मैंने पहले 10th क्लास के उत्प्रेरक में मैंने 12th लेवल का उत्प्रेरक पढ़ा रखा है, वो वीडियो मैं आपको दोबारा दूंगा, उसको आप देखेंगे और उससे उत्प्रेरक जो है वो लगभग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद इसी लेसन का एक पार्ट शुरू होएगा कोलाइडी विलयन, ठीक है, वो बहुत लेंथी है और एक बहुत बढ़िया, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी उसके अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये इसका बोर्ड का ले लेना स्क्रीनशॉट, ये इसी तरीके से लिख लेना जैसा मैंने लिख रखा है, ठीक है, ताकि अगर मान लो जब आपके पास बोर्ड का एग्जाम आएगा तो आप पूरी लाइनें पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, और इसको देख करके आपको सारी बात याद आ जाएगी। जहरीली गैस से चारकोल, बस मास्क में जहरीली गैस से चारकोल इतना लिखा हुआ है ना, तो आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी और पूरी कहानी जो आप पेपर में लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपने पूरी लाइनें लिखी है तो इतना एक पैरा बना दिया, इसका तो पूरा पैरा पहले पढ़ने में इतना टाइम लगेगा और रिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। तो ओके, गुड लक, पढ़ते रहो, बाय।